ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार से फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग टूल और टेक्निक्स की बात कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी में। टूल और टेक्निक्स में अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स। पिछली बार हमने पीसीआर के बारे में दो वीडियोस हम पीसीआर के बारे में पढ़ चुके थे। फर्स्ट हमने पीसीआर का बेसिक कंसेप्ट पढ़ा, सेकेंड वेरिएशन ऑफ पीसीआर हमने देखा था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को पढ़ेंगे। क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, इन सब बातों का डिटेल में हम बात यहाँ पर करेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है? किसी भी व्यक्ति के शरीर में कोई भी कोशिका जिसमें रक्त होता है, चाहे वो त्वचा की है, चाहे वो शुक्राणु है या बाल की है, इसमें डीएनए के एक पट्ट प्राप्त करते हैं, हम एक चित्र प्राप्त करते हैं। इन पट्टे चित्रों को ही डीएनए फिंगर प्रिंट्स कहते हैं। यानी कि इनसे जो सैंपल आइसोलेटेड करेंगे हम लोग, सैंपल जो डीएनए का लेंगे, उस डीएनए सैंपलिंग से डीएनए के पट्ट प्राप्त किए जाएंगे, डीएनए के पट्टी चित्र प्राप्त किए जाएंगे। उन्हीं पट्टी चित्रों को यानी उन्हीं बैंड्स को फिंगर प्रिंट्स कहा जाता है। इस टेक्निक की खोज सबसे पहले ब्रिटिश लॉस्टर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सर एलेक्स जेफरीज ने 1985 में की है। एलेक्स जेफरीज पहले वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने इस तकनीक की खोज की है। फिंगरप्रिंटिंग के जनक कहा जाता है इनको। भारत में फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की खोज का श्रेय या तकनीक को ज़्यादा प्रचारित करने का श्रेय डॉक्टर लालजी सिंह टंडन को जाता है, जिन्होंने 1988 में डीएनए फिंगरप्रिंट्स का उपयोग सबसे पहले किया है। डॉक्टर लालजी सिंह टंडन का जन्म 1947 में हुआ है और उनका जो निधन है 2017 में हुआ है। इन्होंने 1994 में सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंट के सबूत को भारतीय न्यायालय में पेश किया है। यानी 1994 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आधार पर पहला केस जो है, जिसको स्थापित करने के लिए डीएनए के फिंगरप्रिंट के सबूत न्यायालय के समक्ष पेश किए गए थे। चूँकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के क्षेत्र में डॉक्टर लालजी टंडन का महत्वपूर्ण योगदान है, इस कारण इन्हें फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहा जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का काफ़ी अधिक प्रचार और इसकी महत्ता को देखते हुए ये विश्वविख्यात जिस स्तर से हुई है, बहुत कम समय में उस स्तर को देखते हुए भारत में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए और इसके डायग्नोसिस के लिए इंडियन बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर हैदराबाद में स्थापित किया गया है। ये इसका जो इस सेंटर को ऑपरेट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के अंदर डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हैं वो आरएफएलपी के द्वारा उनको मैप बनाया जाता है। आरएफएलपी क्या होते हैं? रेस्टिगेशन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि छोटी छोटी डीएनए फ्रेगमेंट्स डीएनए के बनाए जाएंगे उनके साइज़ के अनुसार, जिसको हम आरएफएलपीस कहते हैं। डीएनए के कई तरह के खंड बनाने के लिए कई तकनीकों को काम में लिया जाता है, जिसमें आरएफएलपी भी एक महत्वपूर्ण है। खासकर इसमें एसटीआर शॉर्ट टैंडम न्यूक्लियोटाइड एक आरएफएलपी का प्रकार है। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक में काम में लिया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमें किस तरह से लिया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, इसका दूसरा नाम है डीएनए प्रोफाइलिंग। आपको बहुत जगह डीएनए प्रोफाइलिंग लिखा मिलेगा,
डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए फिंगरप्रिंट्स का एक ही मतलब है। इस डीएनए फिंगरप्रिंट्स आप किन किन से डीएनए फिंगरप्रिंट्स ले सकते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ है आपको सुलझाना है, कोई केस आपको सुलझाना है, तो आप कहाँ से डीएनए के नमूने ले सकते हैं। तो ये जैविकीय नमूने खून के धब्बों से, जड़ सहित बाल के टुकड़ों से, वीर्य यानी जो सीवम होता है उसकी कुछ बूंदों से, त्वचा की कोशिकाओं से, मुंह में रखे कपड़े से, अस्थि यानी बोन मैरो से, किसी भी उत्तकी कोशिकाओं को शामिल किया जा सकता है। यानी कि घटना स्थल पर मौजूद इन ऊतकों में से ये जो भाग है इनमें से किसी भी नमूने को लेकर आप डीएनए फिंगरप्रिंट्स कर सकते हैं। जिनमें डीएनए के खंड मौजूद होने चाहिए उसको आप नमूने के रूप में काम में ले सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो क्या है, क्यों, कहाँ से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये ही लाइन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। डीएनए फिंगरप्रिंट में हम स्पेसिफिक डीएनए क्रम को इस्तेमाल करते हैं जिन्हें माइक्रोसैटेलाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोसैटेलाइट। माइक्रोसैटेलाइट डीएनए के छोटे टुकड़े होते हैं। शरीर में इनकी संख्या अलग अलग होती है। जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, उन मनुष्यों में 99% डीएनए एक जैसा है। आपका, मेरा, हम सब का 99%, लगभग 99% डीएनए एक जैसा है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन 1% डीएनए हर एक ह्यूमन बीइंग में अलग अलग है। हर एक मनुष्य का 1% डीएनए अलग है जो किसी और से उसका मिलान नहीं होता है। उसका मिलान केवल उसके पेरेंट्स यानी उनके मदर और फादर से हो सकता है। इसके अलावा उसका मिलान किसी से भी नहीं होगा, और इसके अलावा उसका मिलान किसी से भी नहीं होता है। तो जो 1% डीएनए है जिसकी जो सीक्वेंस है वो रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड है, वो अगेन एंड अगेन रिपीट होती है। इस तरह से जैसे GGC, इस तरह से रिपीटेशन जो सीक्वेंस होती है इसको वो अगेन एंड अगेन क्या होगी? रिपीट होगी। इस तरह से जैसे मान लें TTAA, इस तरह से ये सीक्वेंस अगेन अगेन रिपीट होती है। तो सैटेलाइट डीएनए होता है, जो माइक्रोसैटेलाइट डीएनए होता है, इसमें रिपीट न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ये 1% डीएनए हर एक जाति के मनुष्य में अलग अलग होता है। इसी 1% डीएनए को काम में लेकर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विधि तैयार की जाती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यही है जो केवल पैतृक से मिलेगा, आपके पेरेंट्स से वो मिल सकता है और किसी से वो डीएनए आपस में नहीं मिलेगा। इसी आधार पर, यानी किसी का कोई दावा करता है कि कई बार हम देखते हैं, इसका एक उदाहरण हम ले रहे हैं, कई बार हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में बच्चा चोरी हो गया है, तो अब उसके रियल पेरेंट्स कौन हैं, कैसे मालूम करें कि उसके पेरेंट्स रियल हैं? तो उसमें इस सैटेलाइट डीएनए का उपयोग किया जाएगा। जो दावा करने वाले जो 2 पेरेंट्स होंगे उनके नमूने लिए जाएंगे और उस बच्चे के नमूने लिए जाएंगे जिसके साथ ये डीएनए रिजेंबल करेगा, जिसके साथ डीएनए माइक्रोसैटेलाइट डीएनए का मिलान होगा, वही उसके असली पेरेंट होंगे, बाकी वाले उसके असली पेरेंट नहीं है। तो इस तरह के कई केस हैं, हाई प्रोफाइलिंग कई केस हैं जिनको इस आधार पर सुलझाया जाता है। मनुष्य में मैंने बात ही की कि 99% डीएनए एक जैसा होता है। 1% डीएनए है जो सब में भिन्न प्रकार का पाया जाता है। इस डीएनए को हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, जिसमें डीएनए सीक्वेंस अगेन एंड अगेन रिपीटेटिव डीएनए होता है, रिपीटेटिव सीक्वेंस इसमें पाई जाती है। तो यहाँ पर जो डीएनए काम में लिया जाएगा वो माइक्रोसैटेलाइट डीएनए का ये हेट्रोक्रोमेटिन भाग होता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। हेट्रोक्रोमेटिन का मतलब है नॉन कोडिंग रीजन। नॉन कोडिंग का मतलब है वो रेप्लिकेशन आगे नहीं करेगा, वो कोडिंग नहीं करेगा, उससे प्रोटीन नहीं बनेगा। तो डीएनए के उस भाग को हम क्या कहते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन या नॉन कोडिंग डीएनए उसको कहा जाता है। तो माइक्रोसैटेलाइट जो डीएनए होगा वो नॉन कोडिंग डीएनए होता है और इसका उपयोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के कई स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम डीएनए को आइसोलेटेड करेंगे।
डीएनए कहाँ से लिया जा सकता है, मैंने आप लोगों को बता ही दिया। ये धब्बों से, रक्त से, बलात्कार से पीड़ित महिला की योनि से, हत्या किए गए व्यक्तियों की अस्थियों से, हेयर से डीएनए के नमूने लिए जा सकते हैं। इसकी मात्रा बहुत कम नैनोग्राम में ली जाती है, लगभग 9 से 10 से 9 नैनोग्राम इसका डीएनए की आवश्यकता होती है। ज़्यादा डीएनए हमें नहीं चाहिए, बहुत कम मात्रा में डीएनए की सैंपलिंग ज़रूरी होती है। अब जो हमने सैंपल से जो डीएनए लिया है, उस डीएनए को हम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया ही था, हमने रेस्टिगेशन एंजाइम पढ़ा तो कहा कि रेस्टिगेशन एंजाइम डीएनए के स्पेसिफिक खंड को कट करता है। तो आपने जो सैम्पलिंग डीएनए लिया है, उस सैम्पलिंग डीएनए को पृथक करने के बाद रेस्टिगेशन एंजाइम से कट किया जाएगा। रेस्टिगेशन एंजाइम से कट करने के बाद डीएनए को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आइसोलेटेड किया जाएगा, यानी डीएनए को साइज के अनुसार उसके खंडों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक से पृथक किया जाएगा। आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं बताया, आपको मालूम है, मैं शुरू से आपको कह रही हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी को समझने के लिए आपको एक के बाद एक वीडियोस देखने, एक के बाद एक टॉपिक आपको पढ़ना होगा। आप ये नहीं है कि आप सीधे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझ लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझने के लिए पहले आपको रेस्टिगेशन एंजाइम समझने होंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस समझनी होगी, पीसीआर समझनी होगी, सदर्न ब्लॉटिंग समझनी होगी, देन आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझेंगे। तो आप जो पीछे की वीडियो है रेस्टिगेशन एंजाइम, पीसीआर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उनको अच्छी तरह से समझिए और उसके बाद इसका वीडियो देखिए ताकि आप इस विधि को आसानी से समझ सकें। आपने उन चीज़ों को अच्छे से समझ लिया है तो इसको समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यानी सबसे पहले हमने डीएनए को आइसोलेटेड किया है। आइसोलेटेड करने के बाद डीएनए को हमने किसके साथ डाइजेस्ट किया है, रेस्टिगेशन एंजाइम के साथ। रेस्टिगेशन एंजाइम के साथ डाइजेस्ट करने के बाद हम इसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से डीएनए को उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग और उसके चार्ज के अकॉर्डिंग हम सेपरेट करेंगे। यानी जो डीएनए खंड की साइज़ ज़्यादा होगी उनका मूवमेंट धीरे होगा, जिनकी साइज़ अधिक होगी उनका मूवमेंट तेज गति से होगा। तो साइज़ के अकॉर्डिंग डीएनए खंडों को क्या कर लिया जाएगा, पृथक कर लिया जाएगा। उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद डीएनए को डीनेचर कर दिया जाएगा। डीनेचर का मतलब ये होगा डीएनए को मेल्ट किया जाएगा, डबल स्ट्रैंड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में तोड़ा जाएगा। ये घटना नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पर स्थानांतरित करने के लिए की जाएगी। जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद आपके पास जो डीएनए की प्लेट आ जाएगी, आप उस डीएनए को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पर। और इस फिल्टर को हम 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करेंगे। बेक करने से डबल स्ट्रैंड डीएनए किस में टूट जाएगा, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में टूट जाएगा। अब जो ये जो क्रिया है नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पर डीएनए को ट्रांसफ़र करना, बेक करना और फिर से डबल स्ट्रैंड डीएनए बनाना, ये सदर्न ब्लॉटिंग कहलाती है। मैंने आपको शुरू में 3 टेक्निक की बात की थी, सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो सदर्न ब्लॉटिंग जो होती है वो डीएनए के लिए की जाती है। सदर्न ब्लॉटिंग डीएनए को सेपरेट करने के लिए की जाती है, डीएनए को पृथक करने के लिए सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को हम काम में लेते हैं। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन आरएनए के लिए करेंगे, वेस्टर्न ब्लॉटिंग हम किसके लिए करेंगे, प्रोटीन के लिए करेंगे। तो हम डीएनए प्रोफाइलिंग में या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए को सेपरेट करने के लिए सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को काम में लेंगे। सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में क्या किया जाता है, सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में डीएनए को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद डीएनए को नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पर स्थानांतरित किया जाता है और उसके बाद 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर डीएनए को मेल्ट किया जाता है। यानी कि जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है उसको किस में तोड़ा जाता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में तोड़ने के बाद उसको रेडियो एक्टिव प्रोब के साथ हाइब्रिड किया जाता है। हाइब्रिडाइज किया जाता है किसके साथ, रेडियो एक्टिव प्रॉब। यानी कि हम सैम्पलिंग में जो है रैंडम प्रॉब्स लेते हैं और प्रॉब के साथ उसका हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन करवाने के बाद हम इसको वॉच कर लेते हैं। वॉच करने के बाद जो अतिरिक्त जिनमें प्रॉबिंग नहीं हुई है, जिनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, वो डीएनए खंड अलग हो जाते हैं। हमारे पास केवल हाइब्रिड जो डीएनए खंड हो गए हैं वो डीएनए खंड बचे हुए रहते हैं। उनकी ऑटो रेडियोग्राफी कर ली जाती है।
ऑटो रेडियोग्राफी एक टेक्निक है जिसकी सहायता से हम डीएनए की सीक्वेंसिंग मालूम कर सकते हैं, यानी कि जो नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पर जो डीएनए हाइब्रिड डीएनए है, जो संकर डीएनए है, उस हाइब्रिड डीएनए को हाइब्रिड डीएनए को जो हाइब्रिड डीएनए है उस हाइब्रिड डीएनए को उसकी अगर हमें सैम्पलिंग याद करनी है, उसकी हमें सीक्वेंसिंग याद करनी है, जैसे उसमें इस तरह से AGCT ये इसकी डीएनए की सीक्वेंसिंग, इस तरह से उसको ज्ञात करने के लिए ऑटो रेडियोग्राफी को काम में लिया जाता है। अब इसके आधार पर हम मालूम कर सकते हैं कि इस डीएनए की सीक्वेंसिंग क्या है, और इस डीएनए की जो सीक्वेंसिंग है वो सीक्वेंसिंग होती है, और इसका मिलान आप मान लो कि किसी अपराधी का आपको इसको इस तरह से आप लोग समझिए कि हमारे पास किसी कोई चोरी के 4 अपराधी हैं हमारे पास, हमने 4 अपराधियों का डीएनए सैंपलिंग ले ली और घटना स्थल से हमें एक नमूना मिल गया हमें, और उस नमूने का डीएनए भी हमने निकाल लिया है, यानी कि हमारे पास अपराधी कितने हैं, 4 हैं, और जहाँ घटना हुई है वहाँ से हमने सैंपल लिया है, तो हमारे पास अब टोटल सैंपल कितने हो गए हैं, 5 सैंपल हो गए हैं। तो हम 5 सैंपल की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे। 4 सैंपल तो हमने जो हमारे पास सस्पेक्टेड जो क्रिमिनल हैं उनकी है, और एक हमने सैंपल कहाँ से लिया है, एक सैंपल हमने लिया है घटना स्थल से नमूना। अब घटना स्थल से लिए गए नमूने में और 4 जो सैंपलिंग है उन नमूनों के डीएनए की, जिस डीएनए का जो नियर बाई नमूने के जो सबसे नज़दीक होगा वही अपराधी होगा, यानी चोरी उसी ने की है। इस आधार पर उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे बुलाया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर किया जाएगा। तो कोई भी अपराधी है, कोई ऐसे पेरेंट्स है जिनका बच्चा, मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दिया, खो गया, उसको हमें करने के लिए, कोई मर्डर केस है उसको सुलझाने के लिए, फॉरेंसिक साइंस में कोई घटना हो गई है उसको सुलझाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को काम में लिया जाता है। तो इस तरह से लिया जाता है कि जो घटना स्थल से आपने सैंपलिंग ली है और शक के आधार पर आपने जिन अपराधियों को पकड़ा है उसके डीएनए के सैंपल और घटना स्थल से लिए गए डीएनए सैंपल की सीक्वेंसिंग को आपस में मिलाया जाता है। जो सीक्वेंसिंग आपस में मिलती है वो अपराधी माना जाता है, बाकी सबको छोड़ दिया जाता है और उसको आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाकर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके आगे की जो प्रोसेसिंग है उसको संपन्न किया जा सकता है। तो ये सारा होता है ऑटो रेडियोग्राफी, यानी सीक्वेंसिंग हमने कैसे ज्ञात की, ऑटो रेडियोग्राफी से ज्ञात की है। इस तरह से जो डीएनए बैंड प्राप्त होते हैं उनको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। तो एक डायग्राम से समझिए हमने क्या किया, हमने घटना स्थल से सबसे पहले नमूने को हमने लिया है, उसके बाद हमने डीएनए को उस नमूने से अलग कर लिया, अलग करने के बाद डीएनए को रेस्टिगेशन एंजाइम से हमने कट किया है, रेस्टिगेशन एंजाइम से कट करने के बाद हमने क्या किया है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जिसमें डीएनए साइज़ के अनुसार क्या हो रहा है, पृथक हो रहा है। उसके बाद हमने सदन ब्लॉटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है पीसीआर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, सदन ब्लॉटिंग, यानी कि यहाँ जो फिल्टर पेपर है इस डीएनए को हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है। ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पे डबल स्टैंड डीएनए था, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करके इसको बेक किया, बेक करके इसको सिंगल स्टैंड डीएनए में तोड़ने के बाद रेडियो एक्टिव प्रोब के साथ इसको वापस से हाइब्रिडाइज किया जाएगा। हाइब्रिडाइज करने के बाद हमने ऑटो रेडियोग्राफी की है। ऑटो रेडियोग्राफी करने के बाद हमारे पास डीएनए के डबल स्टैंड डीएनए के जो बैंड्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जहाँ बैंड्स दिखाई देंगे उसकी सीक्वेंसिंग ज्ञात कर ली जाएगी। अब जो सैंपल हमारे पास हैं 1, 2, 3, 4 और 5, ये मान लें 5 हमने नमूना लिया है और ये बाकी सब अपराधियों के सैंपल हैं। तो जिसके साथ जो मिलता है वो ये अपराधियों का, मान लो हमने जो सैंपल लिया है वो नंबर 3 जो क्रिमिनल है उसके साथ उसका मिल रहा है, इसका मतलब नंबर 3 संदेह के घेरे में है और हो सकता है अपराध को अंजाम उसी ने दिया है, इसको आगे कन्फर्म किया जाएगा। इस तरह से ये डायग्राम पूरी तरह से समझाया गया है। डीएनए को सैंपल, डीएनए को आइसोलेटेड, डीएनए को रेस्टिगेशन से कट करना, कट करने के बाद डीएनए फ्रेगमेंट्स को हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस की, फिर हमने इसको सदन ब्लॉटिंग
करने के लिए नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर पर इसको ट्रांसफ़र किया है। नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर ट्रांसफर करने के बाद हमने इसमें रेडियो एक्टिव प्रॉब को ऐड किया है। रेडियो एक्टिव जो प्रॉब होते हैं, आप ये बैंड बनाते हैं, चमकते हैं, ताकि आप पता कर सके कि यहाँ पर डीएनए बैंड बने हुए हैं। अब जो बैंड बन जाते हैं, उन बैंड को लेकर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी या ऑटो रेडियोग्राफी की जाती है। ऑटो रेडियोग्राफी करने के बाद या एक्सरे फिल्म, ऑटो रेडियोग्राफी या एक्सरे फिल्म कर सकते हैं। जो बैंड है उनको विजुअलाइजेशन होता है, वो दिखते हैं। उन बैंड से आगे डीएनए सीक्वेंसिंग ज्ञात कर ली जाती है। इस तरह से एक अननोन डीएनए खंड होता है जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, उस डीएनए खंड की सीक्वेंसिंग ज्ञात करने की जो पूरी तकनीक है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। ये जो बैंड बन रहे हैं एंड में, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के एंड में जो बैंड बन रहे हैं, ये इस तकनीक की खास बात होती है। इसी कारण इसको डीएनए फिंगरप्रिंट कहा जाता है। यहाँ जो बैंड बन रहे हैं, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को कहाँ कहाँ काम में लिया जा रहा है। कोई भी इनहेरिटेड डिजीज़ है, वंशानुगत जितनी भी बीमारियां हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होती आ रही है, उन डिजीज़ को पहचानने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को काम में लिया जाता है। पैतृक संपत्ति पर दावा करने के लिए, निपटाने के लिए, यानी कि कोई कह रहा है कि ये संपत्ति मेरी है, दूसरा कह रहा है मेरी है, तो इस संपत्ति का जो दावा है आजकल में नॉर्मल चीज़ हो गई है इस तरह की। तो इस तरह की घटनाओं का निपटारा करने के लिए भी हम डीएनए सैंपलिंग करके जो पैतृक के सबसे नज़दीक होगा वही उसका मालिक होगा, तो हम ऐसे दावों को भी सुलझा सकते हैं। जैविक साक्ष्यों के आधार पर आपराधिक अनुसंधान में वास्तविक अपराधी की पहचान करने के लिए भी इस तकनीक को काम में लिया जाता है। कई बार झूठे केस में लोगों को फंसा दिया जाता है और अपराधी बचकर निकल जाता है, तो उस सही अपराधी की पहचान करने के लिए भी इस तकनीक को काम में लिया जाता है। सेना में डीएनए सैंपल, जब आप सेना में बहुत बड़ी पोस्ट पर या सेना में जो लोग होते हैं उनके सैंपल को कलेक्ट करके रखा जाता है, क्योंकि अगर वो शहीद हो जाते हैं और उनकी बॉडी को सही ढंग से वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है, तो डीएनए टेस्टिंग के आधार पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फला व्यक्ति हो सकता है। कई हाई प्रोफाइलिंग केस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक द्वारा सुलझाए गए हैं, जिसमें से सबसे फेमस केस जो हैं वो है राजीव गांधी हत्याकांड। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या जो केस है, उस हत्या के केस को भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विधि द्वारा सुलझाया गया है। इसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग राजीव गांधी हत्याकांड 1992 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी द्वारा इस केस को सुलझाया गया है। इसके अलावा नैना साहनी केस आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस केस रहा है, जिसे तंदूर मर्डर केस के नाम से भी जाना जाता है। इस केस के भी अपराधी का पता डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक द्वारा लगाया गया है। बेअंत सिंह, सरदार बेअंत सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये एक तरह का ब्लाइंड मर्डर था, यानी इसके बारे में बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस मर्डर को सुलझाया गया है। इस ब्लाइंड मर्डर को सुलझाने में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक को काम में लिया गया है। इसी तरह से प्रियदर्शनी मिट्टो का केस जो था, उसको सुलझाने में भी उसका रेप करके उसकी हत्या कर दी गई थी, और इसको सुलझाने में भी इस तकनीक को काम में लिया गया। इसी तरह से कई हाई प्रोफाइलिंग केस हैं, चाहे वो मर्डर केस हो, चाहे वो पैतृक संपत्ति वाले केस हो, या फिर किसी संतान का दावा करने का केस हो। कई हाई प्रोफाइलिंग केस जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, उन सब केसों को सुलझाने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में इस तकनीक को लाने का, इस तकनीक को बहुत ज़्यादा डेवलप करने का श्रेय डॉक्टर लालजी सिंह को जाता है। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ डीएनए, इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। तो एक बार आप शॉर्ट में देख लें कि हम लोगों ने कैसे किया। हम लोग कोई भी आपराधिक स्थल से हम नमूना लाएंगे, उसके आधार पर संदेह के घेरे में जो व्यक्ति आएंगे उन व्यक्तियों के नमूनों को भी इकट्ठा किया
जाएगा। फिर सबका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाएगा। डीएनए को सबसे पहले रेस्टिकेशन एंजाइम से कट करेंगे, फिर हम सेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, फिर सदन ब्लॉटिंग की जाएगी, फिर ऑटो रेडियोग्राफी करके बैंड बनाए जाएंगे और उसके बाद डीएनए की सीक्वेंसिंग ज्ञात कर ली जाएगी। अब जो आपने सैंपल जो था उस सैंपल के डीएनए की सीक्वेंसिंग को अपराधियों के डीएनए जो सीक्वेंसिंग है उसके साथ मिलान किया जाएगा। जिस अपराधी का डीएनए आपस में मिलेगा उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाएगा और बाकी सबको फ्री कर दिया जाएगा, क्योंकि वो संदेह के घेरे में पकड़े गए अपराधी है, वो वास्तविक अपराधी नहीं है। तो किसी भी वास्तविक अपराधी की पहचान करने के लिए किसी भी वास्तविक पेरेंट जो कई बार हॉस्पिटलों में बच्चे चोरी हो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं, उनकी पहचान करने के लिए, इन सब मामलों को, कोई मर्डर केस है उसको सुलझाने के लिए, अपराधियों की पहचान करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक को काम में लिया जाता है। कुछ प्रमुख क्वेश्चंस हैं जो अभी तक पूछे हुए हैं एग्जाम में, आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डेवलप्ड बाय एलेक्स जेफरीज। एलेक्स जेफरीज ने इस तकनीक को विकसित किया है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिलाइज ऑन किस पे है? रिलाइज ऑन डिफरेंट इन जंक डीएनए पैटर्न्स बिटवीन इंडिविजुअल। जंक डीएनए कहते हैं नॉन कोडिंग डीएनए को। ये डीएनए जिसको जो हेट्रोक्रोमेटिन वाला भाग होता है ना, वो क्या कहलाता है? जंक डीएनए कहलाता है। तो इस जंक डीएनए जो है वो डिफरेंस इन जंक डीएनए पैटर्न्स बिटवीन इंडिविजुअल। मिनी सैटेलाइट क्या है? मैंने आप लोगों को अभी बता ही दिया। मिनी सैटेलाइट क्या होते हैं? शॉर्ट नॉन कोडिंग रिपीटेटिव सीक्वेंसिंग प्रेजेंट थ्रू आउट द क्रोमोसोम। छोटे नॉन कोडिंग रिपीटेटिव, ध्यान में रखना, बहुत ज़रूरी शब्द यूज़ करना है, रिपीटेटिव सीक्वेंस है इसके अंदर, और ये नॉन कोडिंग है क्योंकि हेट्रोक्रोमेटिन भाग होता है जो रेप्लिकेटेड आगे नहीं होता, इसी कारण ये अलग है, डिफरेंट है 1% डीएनए। Each individual has a unique DNA fingerprints as individual differ in number of mini satellite on chromosome, location of mini satellite on chromosome, size of mini satellites on the chromosome, all the above. Which of the following technique is used in DNA fingerprinting? DNA को सेपरेट करने के लिए हम किसको यूज़ ले रहे हैं? नदन ब्लॉटिंग को काम में ले रहे हैं। वेस्टर्न किसके लिए की जाती है? प्रोटीन के लिए, ठीक है। फ्लो साइटोमेट्री सेपरेशन के लिए है, अलग से टेक्निक है, और सदन की जाती है आरएनए के लिए, और नदन की जाती है डीएनए के लिए। ये 3 टेक्निक है जिनको आपको ध्यान में रखना है। वेस्टर्न प्रोटीन के लिए, नदन डीएनए के लिए, और सदन आरएनए के लिए की जाती है। तो नदन इसके लिए विच टेक्निक यूज? सदन की जाती है डीएनए के लिए, नॉर्दर्न की जाती है आरएनए के लिए, और वेस्टर्न की जाती है प्रोटीन के लिए। वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन के लिए है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए के लिए है, और सदर्न ब्लॉटिंग डीएनए की। तो हम यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं पीसीआर इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में? सदर्न ब्लॉटिंग को काम में लिया जाता है। ऑल आर एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक्सेप्ट इसको छोड़कर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ कहाँ काम में आ रही है? फॉरेंसिक साइंस में बिल्कुल, टू सेटल डिस्प्यूटेड पेरेंटेज बिल्कुल, टू एम्पलीफाई ए मिनी सैटेलाइट नहीं। एम्पलीफिकेशन के लिए टेक्निक काम में नहीं ली जाती है, एम्पलीफिकेशन के लिए हम पीसीआर को काम में लेंगे, एम्पलीफिकेशन के लिए काम में नहीं ली जाएगी। तो आप लोग अच्छी तरह से इसको पढ़िए, इस टेक्निक को। और भी क्वेश्चंस हैं, कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप पर्सनली पूछकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।